लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिग्री तो एक थी, है ना, और जो ऑर्डर है उसका वो ज़्यादा हो सकता था, है ना। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व किया था। ओके, तो वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो आपसे सॉल्यूशन पूछा जाएगा, या कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट पूछा जाएगा, या फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट पूछा जाएगा। ठीक है, इनमें से एक चीज़ आपसे पूछेगा। वो निकालने के मेथड आपको बता दिए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए, हो रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के भी साथ के साथ सोल्व करना। ओके, उनको निकलवा के साथ के साथ जो पार्टिकुलर इंटीग्रल के क्वेश्चन आए हुए हैं वो साथ के साथ करने की कोशिश करना, जो नहीं आए उनको टिक कर लेना। वो हम करेंगे फिर वीक के एंड में। ठीक है, या साथ के साथ भी हम कर सकते हैं क्लास के बाद। ओके, आज हम करेंगे इसका अपोजिट, यानी ऑर्डर तो तुम्हारे पास 1 होगा और डिग्री है वो अब कितनी हो जाएगी, ज़्यादा। ऐसे भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अभी तक हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि d² + 2d + y = 0, 6y = 0। तो अब तुम्हारे पास क्या होगा कि जो डिग्री है वो तुम्हारे पास 1 से ज़्यादा होगी, लेकिन हम ऑर्डर को क्या रखेंगे, 1, ऑर्डर 1। यानी आप कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑफ हायर डिग्री, है ना। डिग्री 1 से ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए हमने बोल दिया इसको हायर डिग्री। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हें 2 चीज़ें आनी चाहिए। इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन, और वो भी कोई भारी भरकम इंटीग्रेशन नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन +2 क्लास लेवल का, वो आता है। तो ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व। हम पढ़ रहे डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन हम सोल्व किससे करेंगे, इंटीग्रेशन से, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें रिमूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यही तो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मैंने ये लिख दिया, जब हम कल भी सोल्व कर रहे थे, मैंने ये लिख दी d² + d + 1 × y = 0। अब तुम्हारा मोटिव क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस d को एलिमिनेट करना ना। ये d अगर इसमें से ना दिखे और y को हम सेपरेट कर दे तो उसी को हम इसका क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी। अब यहाँ से तुम्हारे पास लिख दिया dy/dx, क्योंकि अब की बार डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, एक बार क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर कितने की लेके चल रहे हैं, एक ऑर्डर की लेके चल रही हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर है इसकी वो हमने क्या मान ली, मान लो n। ठीक है, तो अब तुम्हें दिख रहा है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट मैंने बोल दिया वर्बली की हाईएस्ट है, पावर कितनी बोल दी मैंने इसकी, n बोल दी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, n होगी ऑफ कोर्स। और इसका जो कांस्टेंट है वो अब की बार, जो कोफिशिएंट है वो अब की बार हम कांस्टेंट नहीं लेके चल रहे, अब की बार जो कोफिशिएंट्स है वो x और y के फंक्शन भी हो सकते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज ए p नोड। ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो तुम्हारे पास इस टाइप की होगी, +p1 dy/dx रेज टू पावर, देखो हाईएस्ट इतनी है ना, तो इसे एक कम ले लेते हैं हम, तो वो कितनी ले ली हमने, n-1। और जो p1 है वो तुम्हारे पास किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। कॉन्स्टेंट भी हो सकता है ये, x का फंक्शन भी हो सकता है, y का फंक्शन भी हो सकता है, तीनों का फंक्शन भी हो सकता है, या दोनों का फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी ये। और इसी तरह आप चलते चले जाओ, नेक्स्ट टर्म बताओ क्या आएगी, यहाँ पे p2 लिख दो और यहाँ पे लिख दो dy/dx रेज टू पावर n-2 एंड अप टू सोन, लास्ट में से चलते चले जाएंगे और जो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा लास्ट में तुम्हारे पास क्या बच सकता है, p(n)y = 0, है ना, या नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है। ओके, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं जनरल फर्स्ट ऑर्डर एंड विद हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसको सोल्व करने के हमारे पास मेथड तो नहीं है, लेकिन हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, हो सकता है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे अब इसके एग्जांपल लिख सकते हो आप, जैसे मैंने ये लिख दिया। अब देखो बार बार हम यहाँ पे dy/dx लिखेंगे, और तुम्हें पता है पूरी चैप्टर में हम ये तो लेके नहीं चल रहे d²y/dx², क्योंकि हमने ऑर्डर को क्या रखा है, रिस्ट्रिक्टेड है कि वो एक ऑर्डर की ही होगी। तो बार बार ऐसा ना लिखना पड़े तो इस वैल्यू को हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, कि बार बार dy/dx dy/x लिख दे रहे, तो उसके लिए टाइम बचे, इसके लिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, स्मॉल p नाम दे दिया, यानी स्मॉल p रिप्रेजेंट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करें हम, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p0 p, स्मॉल p का मतलब क्या है, dy/dx। इसका हमने कुछ नाम नहीं दिया क्योंकि ये हमारे इक्वेशन में आ ही नहीं रही है। यहाँ से लिखेंगे तो n + p1 p(n-1) प्लस अप टू सो ऑन pn y = 0, है ना। अब देखो ये आसानी से लिख दी हमने,
और जो ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखने में टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम ये मान के चलते हैं। और पूरे चैप्टर में अब अंडरस्टूड है कि पी का तुम्हारे पास क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई मैं एग्जाम्पल दूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मैंने ये बोल दिया, मान लो पी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या इसकी डिग्री 1 है? ठीक है, डिग्री 1 है ना इसकी। दूसरी मैंने ये लिख दिया पी स्क्वेयर प्लस 2xp प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। अब की बार देखो, पी का स्क्वायर किया है मैंने, ये थोड़े किया है। पी का स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर होगा? इसका स्क्वायर। क्या यहाँ से ऑर्डर चेंज हो गया? क्या चेंज हुई है? डिग्री चेंज हुई है, और यही तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको पी स्क्वायर नहीं बोला है मैंने, पी का स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर होगा ना, इसको थोड़े पी स्क्वायर बोला है मैंने। अगर इसको कुछ नाम देना ना तो स्क्वायर में थोड़े देंगे हम, इसको क्यू बोलेंगे, आर बोलेंगे, जैसे पीडी में बोलते हैं पी क्यू आर एस टी, है ना। टर्म याद है पीडी में, पी क्यू आर एस टी। वहाँ पे हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं, एक्स और वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करते हैं उसको पी बोलते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं उसको क्यू बोलते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दे उसको स्मॉल आर बोलते हैं। याद है कुछ, है ना। वहाँ पे 5 ऐसी टर्म होते हैं, वो क्यों यूज करते हैं कि बार बार ऐसा हमें कुछ ना लिखना पड़े, तो इसलिए हम बोलते हैं कि पी क्यू आर एस टी हम यूज करेंगे। बुक के फ्रंट पेज पे ये बात लिखी हुई है कि हम बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे, लेंथी प्रोसेस है। तो हम जो पहला डेरिवेटिव है जेड का विद रिस्पेक्ट उसको पी बोल लेंगे, फिर क्यू बोल लेंगे, आर बोल लेंगे, एस बोलेंगे, टी बोल लेंगे, है ना। तो यहाँ से ये तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। ओके, यहाँ पे सोल्व करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पक्का इसका, ठीक है। इनको सोल्व करने के लैग्रेंज इक्वेशन का यूज हम करते हैं। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिख रही है, एक तो P दिख रहा है, एक Q एक X दिख रहा है और एक Y दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो P के लिए सोल्वेबल हो, ठीक है। P के लिए सोल्वेबल मतलब, अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये P में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर मैं P को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, ये होती है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ए बी सी है लोअर क्लासेस में हम बोलते हैं कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बोला है कि जो पी नोड, P1 Pn ये सारे के सारे किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो आप, इसको पी नोड ब्रैकेट में एक्स वाई भी बोल सकते हो, P1 ब्रैकेट में एक्स वाई भी। तो ये अंडरस्टूड है कि जो तुम्हारे पास पी नोड P1 है ये एक्स वाई के फंक्शन भी हो सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे पी नोड की वैल्यू कितनी है, 1 है। पी नोड की वैल्यू कितनी है, 1 है। P1 की वैल्यू कितनी है, 2x है। और P2 की वैल्यू कितनी है, P3 की, है ना, P2 की 1 है। तो कांस्टेंट भी है और एक्स वाई के फंक्शन भी है ना। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अब करेंगे क्लासीफाई, कि जो इक्वेशन P के लिए सोल्वेबल है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, फिर वो इक्वेशन जो x के लिए सोल्वेबल है उसको कैसे करेंगे, फिर वो इक्वेशन जो y के लिए सोल्वेबल है उसको हम कैसे करेंगे, और फिर स्पेशल टाइप की जो ओडी है उनको डिस्कस करेंगे। तो 5 हमारे पास है मेथड, यहाँ पे 3 4 और एक और है तुम्हारे पास क्लैरिटी इक्वेशन। तो 5 तरीके हो गए सोल्व करने के, है ना। इन 5 तरीकों में से एक आपसे एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। और सोल्व करते वक्त कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रेशन आता है करना, सब्स्टिट्यूशन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करके, ऐसे अगर इंटीग्रेशन आता है +2 लेवल का, तो इस टाइप की ओडी को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी बताओ कौन सी है वो, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर P, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी होगी, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर Y। फिर नेक्स्ट कैटेगरी इक्वेशन सोल्वेबल फॉर X, ठीक है। सोल्वेबल का क्या मतलब है, सोल्वेबल का ये मतलब है, देखो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है आपके पास, ये मैंने लिख दी। देखो फर्स्ट तो यही है P स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिख दी। फिर दूसरी मैंने लिख दी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, या यहाँ पे P भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कर लो। फिर नेक्स्ट लिख दी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2xp प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी कि आप उसको उसी मेथड से सॉल्व करो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक से ज़्यादा तरीकों से भी क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपको जो शॉर्टकट मेथड है वो कौन सा चाहिए, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन है,
वो इससे भी सोल्व हो सकती है, इससे भी कई कैटेगरी में हम उसको ले सकते हैं। अब देखो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये किस में सोल्वेबल है, पी में या वाई में या एक्स में, पी में सोल्वेबल है। आप यहाँ पे क्या करो, पी को एक्स मान के इसके 2 रूट आएंगे तो उसको निकाल लो यहाँ से, फिर P1 P2 2 रूट आ गए उसके, तो P के लिए उसको क्या बोलेंगे, सोल्वेबल बोलेंगे। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें, y में, तो ये किसके लिए सोल्वेबल है, y के लिए सोल्वेबल है। एंड थर्ड इज सोल्वेबल फॉर x, ठीक है। कई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो तीनों ही से कर सकते हो, x से भी कर सकते हैं, p से भी कर सकते हैं और y से भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, ओके, कि कहाँ से आप सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो जो फर्स्ट कैटेगरी हम ले सकते हैं कि इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p, और p को भी लिख दो ताकि आप फर्स्ट टाइम कंफ्यूज ना हो कि p का क्या मतलब है, dy/dx, ठीक है। अब कुछ मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, मान लो ये ले ली मैंने, फर्स्ट जो pd है p² - 7p + 12 = 0, ठीक है, ये इक्वेशन ले ली मैंने। अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम एक्स वाई वाला कोफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ी मतलब है, हमें किससे मतलब है, मेथड से मतलब है कि कैसे सॉल्व करोगे। इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके क्या बना लो आप, यहाँ पे रूट बना लो, फैक्टराइज कर लो इसको। तो यहाँ पे करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p - 3 × p - 4 = 0, ऐसे लिख दिए यहाँ पे। अब दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 है तो उनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो p - 3 है वो 0 हो जाए, और यहाँ पे या फिर p - 4 है वो 0 हो जाए, है ना, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ से अगर ये 0 हो गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और p इज नॉट ए वेरिएबल, इसका p का क्या मतलब होता है, dy/dx, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 3, और सिमिलरली यहाँ पे dy/dx है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, है ना। और अब इसको करते हैं तो इसको वेरिएबल सेपरेट करके, ठीक है, या फिर डायरेक्टली दोनों तरफ क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे, dy = 3 × dx है, और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, और इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है c1, ठीक है। और दूसरा यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy = 4dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो y = यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x + c1। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, दो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी और अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे उनमें हमारे पास y की कुछ पार्टिकुलर ये वैल्यू आ रही थी ना, ये है कंबाइंड फॉर्म करके, लेकिन यहाँ पे y की अलग अलग दो वैल्यू आ रही है ना, देख रहे हो। और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कितने p है, 2p है। तो जब सोल्यूशन लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ये फैक्टर लिखे हैं यहाँ पे मैंने, तो जब सोल्यूशन लिखेंगे वो भी ऐसे लिखेंगे। तो मैं इसको आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ, y - 3x या +c1 = 0 लिख लो। कोई बच्चा बोलेगा सर वहाँ जाके तो -c1 होगा, तो -c1 को +c1 लिख दो, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। कॉन्स्टेंट में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा फर्स्ट सोल्यूशन। दूसरा क्या आ जाएगा, y - 4x + c2 = 0। तो फाइनल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इन दोनों के क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो और उसको किसके इक्वल रख दो, 0 के। तो फाइनल सोल्यूशन आएगा y - 3x + c1 × y - 4x + c2 = 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी आ गई समझ में कैसे करेंगे। तो सिंपल से सिंपल ऐसे हो सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके सोल्यूशन पूछेंगे। कल मैंने बताया था ना ऑप्शंस कैसे पूछेंगे, यहाँ पे एक बार 2 कर देंगे, यहाँ पे क्या पता दोनों, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उनमें से एक आपको टिक करना है कि इनमें से कौन सा टिक होगा। एक क्वेश्चन आप करोगे, लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए। फर्स्ट के तो आप फैक्टर बना सकते हो, ठीक है, जैसे ये है तुम्हारे पास, तो कितने हो जाएंगे, p - 3 p - 2, ठीक है। तो सोल्यूशन आएगा y - 3x + c1 × y - 2x + c2 = 0, है ना, यही आएगा। और जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है p² + y = x, ये है। अब ये किस p में सोल्वेबल है, एक बार हम देखते हैं p में है या नहीं है।
नहीं है पी में। अगर मैं दोनों तरफ रूट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और अब रूट किया तो ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस वाई, और यहाँ से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे यहाँ पे, है ना। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करें तो नहीं हो रहा, पी के लिए सोल्यूबल तो है ही, है ना। तो अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे। ओके, तो ये जो इक्वेशन है सोल्यूबल का ये मतलब होता है कि आप, जैसे मैंने बोल दिया एक्स के लिए सोल्यूबल है, वाई के लिए सोल्यूबल है, तो उसका मतलब होता है कि आप एक्स को एक तरफ ले आओ, बाकी सारी टर्म को एक तरफ जिसमें एक्स ना हो, ठीक है। सोल्यूबल फॉर वाई के लिए मतलब होता है कि आप वाई को एक तरफ ले आओ, बाकी सारी टर्म को एक तरफ। लेकिन हम यहाँ पे लेके तो आए, लेकिन जो सोल्यूशन है वो आपको नहीं फाइंड आउट हो रहा है कि आप कैसे सोल्यूशन निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आ रहा है ना। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगी, सॉल्वेबल फॉर वाई, ठीक है। तो कैटेगरी सेकंड, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, ठीक है, वाई के लिए हमारे पास सॉल्वेबल होगी इक्वेशन। ओके, क्लियर है। अब देखो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो y के लिए सोल्यूबल, किसके लिए वो सोल्यूबल है, y के लिए, तो अभी मैंने बताया सोल्यूबल का होने के क्या मतलब है, y तो एक तरफ आ गया और इस तरफ क्या बचेगी, कौन सी किस टर्म होगी, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, x और p प्रेजेंट होगा, तो उसको मैं f ऑफ x और p लिख दूं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब कर दो दोनों तरफ क्या, डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, यहां पे करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे करेंगे तो f ऑफ एक्स पी है, x का हो जाएगा p का हो जाएगा, नया क्या आएगा तुम्हारे पास, p का डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स पी और डी पी बाई डी एक्स, है ना, यहां से। और लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है तुम्हारे पास डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, p होती है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा p, ठीक है, या फिर उसको कुछ दूसरा फंक्शन भी आप बोल सकते हो। अब क्या होगा यहाँ पे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दो, ठीक है, ये तुम्हारे पास थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये p के लिए सोल्वेबल हो जाएगी, या फिर ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जो सोल्व हो सके, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर दो, p इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी डी पी बाई डी एक्स। तो अगर ऐसा आ जाए कि कोई इक्वेशन y के लिए सोल्वेबल हो तो उसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, पहला मेथड y को एक तरफ ले लेंगे, बाकी सारी टर्म को एक तरफ, फिर उस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव करने के बाद जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म नजर आएगी उसको हम p बोल देंगे। ओके, जैसे इसके लिए क्वेश्चन कर, पूजा कैसे करोगे इसको, देखिए यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस लॉग p है ना, तो पहला क्या बताया था, पहला मेथड, पहले क्या करना है, सबसे पहले y को एक तरफ बाकी सारी टर्म को एक तरफ, करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दे रखी है। फिर दोनों तरफ क्या कर दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और x का क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे करेंगे तो log का क्या होता है 1 अपॉन पी और डी पी बाई डी एक्स। क्लियर है यहाँ पे, ओके। और ये जरूर ध्यान रखें माइंड में कि p की वैल्यू क्या है हमारे पास है dy बाई डी एक्स। जब p खत्म हो जाएगा ना इक्वेशन से, तब हम मानेंगे कि इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास। ओके, अब क्या करो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या होती है p लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और 3 है उसको इस तरफ लेके आओ, p माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन p इंटू डी पी बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर। अब इस p को भी उठा के इस तरफ लेके चले जाओ, तो ये जाएगा p इंटू पी माइनस 3 इंटू इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। ओके, और अब देखो ये p वाली टर्म हम एक तरफ करने की कोशिश करें और x वाली टर्म को एक तरफ कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो dp नीचे जाएगा ना, लेकिन हमें किसी के साथ डेरिवेटिव कर रहा हो तो वो हमें ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर दो, रेसिप्रोकल, रिवर्स कर दो टर्म को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन पी इंटू
p माइनस 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx अपॉन डी। इज दैट क्लियर? और डी को उठा के अब इस तरफ लेके चले जाओ, है ना, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू 1 अपॉन p इंटू पी माइनस 3 इंटू डी, है ना। ये ऐसा क्यों किया, समझ रहे हो क्यों किया ऐसा? क्या कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो p में अलग हो जाए और x में अलग हो जाए। p की टर्म अलग है और x की टर्म अलग है। अब क्या कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना आता है किसी को? इसको कैसे करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके। पार्शियल फ्रैक्शन देखो, मैं अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बच रहा है? अगर इस फैक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बच रहा है? -3 बच रहा है ना। तो इसको 1/-3 से तो डिवाइड कर दो और -3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। समझ रहे हो ऐसा क्यों किया है? तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू -3 का क्या मतलब है, p -3 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, p, और ये 1 अपॉन -3 है एज इट इज, ठीक है, और अपोन में क्या है p इंटू पी -3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास dp, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू -1/3। इसके अपोन में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/p, और इसके अपोन में करेंगे तो कितना आ जाएगा p -3 इंटू डी। अब इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा ना। अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, यहाँ पे किया इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन किया। यहाँ कितनी वैल्यू आ गई x, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई -1/3 एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो 1/p का क्या होता है log p, ठीक है, और इसका कितना होता है log ऑफ p -3, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट उसको क्या मान लो तुम, log c मान लो। बताया था ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तुम्हारे हाथ में है, आप उसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ओके। उसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं करना। कांस्टेंट को आप e⁻c भी बोल सकते हो, c1/2 भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ओके। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ठीक है, -1/3, ये कितना हो जाएगा log ऑफ p अपॉन p -3, है ना, ओके। और यहाँ से करेंगे तो प्लस log ऑफ c अपॉन 3 कर दूं, अपॉन 3 कर सकता हूं। अभी तो बताया कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई बच्चा बताएगा 3 क्यों किया है यहाँ पे, ताकि ये इस तरफ आ जाए। इस तरफ आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू, ये पता है log की प्रॉपर्टी, log ऑफ a⁻b इज इक्वल टू b log a, है ना। तो इस यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, उसको ऊपर उस तरफ लेके चले जाओ, तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा log ऑफ इसकी पावर माइनस, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो उसको मैंने लिख दिया p -3 अपॉन p, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या है प्लस log ऑफ c, ऐसे लिख दो। को बोलेगा बच्चा, बोलेगा सर 3 ये इस तरफ चला गया है ना, नहीं समझ आया, आ गया। अब ये log a प्लस log b की वैल्यू क्या होती है log a इंटू बी, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 3x इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू पी -3 अपॉन p, ठीक है। और यहाँ से, अब यहाँ से log है, दोनों तरफ अगर मैं e⁻ लूँ तो ये कैंसिल हो जाता है, पता होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा e⁻3x इज इक्वल टू, यहाँ पे c बच जाएगा ना, तो इसको 1/c कर दूँ और फिर 1/c को दोबारा क्या लिख दूँ, c लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा p -3 अपॉन p, ठीक है। और यहाँ से अगर करूँ मैं तो c इंटू e⁻3x इज इक्वल टू p अपॉन p कितना होता है 1 -3 अपॉन p, ठीक है। और अब यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, p की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, c इंटू e⁻3x -1 इज इक्वल टू -3 अपॉन p, और p की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 1 - c इंटू e⁻3x, p की वैल्यू आ गई। अभी यहाँ से दो तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के। एक तो आप क्या करो p की वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू ये एज इट इज, और फिर दोनों का क्या करो इंटीग्रेशन, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी y की, फर्स्ट चॉइस। दूसरा p की वैल्यू आ गई ना, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी वो ये रही y इज इक्वल टू 3x प्लस log ऑफ p, तो यहाँ से डायरेक्टली p की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मेरा मोटिव क्या था, p को एलिमिनेट करना, हो गया p एलिमिनेट है। तो कितना सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस log ऑफ कितना था 3 अपॉन 1 - e⁻3x, ये आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमें फाइंड आउट करना था, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें लेंथी कुछ नहीं है, लेंथी है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, डेरिवेटिव तो किया है और कुछ नहीं किया। एक क्वेश्चन में दो चीज़ें समझने की है। फर्स्ट, जब इक्वेशन y के लिए सोल्वेबल हो तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन आएगी उसमें p को अलग कर लो और बाकी टर्म को एक तरफ कर लो,
है ना, कुछ भी मैनिपुलेशन करके, जैसे अभी हमने करी है। और फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में p की वैल्यू अलग से गिवन है, जैसे इस इक्वेशन में गिवन थी, तो यहाँ पे आप p की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। या फिर तुम्हें कुछ भी करके तुम्हारे माइंड में जो भी कैलकुलेशन आए, एक तो गिवन इक्वेशन होगी, उसको मैंने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। एक तुम इसको सोल्व करके आओगे, यहां से एक p में इक्वेशन आ जाएगी जिसको तुमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। इनमें से आपको p को एलिमिनेट करना मेथड आसान रहेगा एज कंपेयर टू दिस, कि आप इसका क्या करो, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रहेगा सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन, जिसमें हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको y के लिए सॉल्व करते हैं। ओके, करोगे क्वेश्चन? करना अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था, नेक्स्ट जो नहीं हुआ था p के लिए सॉल्वेबल, उसको करो। पहले इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस पी स्क्वेयर, लिख दिया। दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डेरिवेटिव, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 2p, और यहाँ पे dp बाई डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी p, इसको इस तरफ लेके आओ, -1 इज इक्वल टू -2 इंटू पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, है ना। और अब देखो वही बात हो गई, -2p को इस तरफ लेके आओ, तो इसको लिख दो 1 - p अपॉन 2p इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। लेकिन अभी फिर क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ, रेसिप्रोकल, यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2p अपॉन 1 - p, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी पी, और डी पी को उठा के इस तरफ लेके चले जाओ, तो दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू 2p अपॉन 1 - p इंटू डी पी। बाकी भी कुछ बताने की जरूरत है? अब क्या करो, इंटीग्रेशन दोनों तरफ। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, 2 ऐड कर दूं, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, फिर 2 कॉमन ले लो वहां से, ठीक है, 2 कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर ये बोल दूं मैं, अगर ऐसा आ जाए ना कि ऊपर और नीचे पोलोमियल हो और पोलोमियल की पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हो, डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2p -2 ऐड कर दिया और +2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत। और अब इसको इसके अपोन में अलग लिख दिया 1 - p, और इसके अपोन में अलग लिख दिया। ठीक है, और अब ठीक है, अब क्या किया, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन यहाँ से, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, बल्कि -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस, ठीक है, या फिर इसमें से भी आप -2 कॉमन ले सकते हो, तो नीचे क्या हो जाएगा p - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dp। ठीक है, और अब कर दो इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -2p, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 इंटू लॉग ऑफ p - 1, और प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट उसको क्या मान लो, c1 मान लो। ठीक है, और यहाँ से अब क्या करना है, अब p की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे, आगे कर लोगे या छोड़ दूं या करूं, कैसे करोगे। अब तुम्हें क्या चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि p की वैल्यू नहीं आती है, तो डायरेक्ट अगर यहाँ से इक्वेशन आ गई, जिसको हमने क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से हम जो इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं उसको हमने क्या बोला था, इक्वेशन नंबर, यही थी ना, यही थी इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो आप यहाँ से भी p की वैल्यू निकाल सकते हो, p की वैल्यू निकाल के यहाँ जो गिवन इक्वेशन आई है इसमें पुट कर दो, और वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, मैंने बताया ना, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। या फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया, यहाँ से p की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर दिया था, है ना। तो आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करके वहाँ से p को एलिमिनेट करना है, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया p इज इक्वल टू √y - x, ये वैल्यू आ जाएगी, जहाँ जहाँ p है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, कर सकते हो, तो वो उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना, तुम्हें दिखाई दे रहा है सामने, ये y इज इक्वल टू p² + y इज इक्वल टू x, ये p के लिए भी सोल्वेबल है, ठीक है, y के लिए भी सोल्वेबल है, और x के लिए भी सोल्वेबल है।
ठीक है। लेकिन जब p के लिए सोल्वेबल था तो हमारे पास इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, है ना। जब हमने p के लिए सोल्वेबल था, p की वैल्यू क्या आ गई थी, p इज इक्वल टू √y माइनस एक्स। लेकिन जब उसको सोल्व करने जा रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन हो रहा है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रही है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आ रहा सोल्यूशन। दैट्स वाई हमने फिर नेक्स्ट हम जो सोल्व कर रहे हैं किसके लिए, y के लिए, तो y के लिए सोल्वेबल है, ठीक है, y के लिए भी सोल्वेबल है ना। लेकिन y के लिए सोल्व कर रहे हैं तभी भी हमें ये लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है ना, कि y की वैल्यू आ गई √y माइनस एक्स, यहाँ पे पुट करेंगे, p तो हो गया एलिमिनेट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, कोई बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है सर ये x के लिए भी तो सोल्वेबल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू वाई प्लस पी स्क्वेयर, है ना, ऐसे है ना, तो ये x के लिए भी तो सोल्वेबल है, x की टर्म एक तरफ है, बाकी सारी टर्म एक तरफ है, तो उसको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी में, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी, जिसमें हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, y के लिए। तो बताओ थर्ड कैटेगरी कौन सी होगी, थर्ड कैटेगरी इक्वेशन सोल्वेबल फॉर x, ठीक है, x में क्या होगी, सोल्वेबल होगी। अब देखो x के लिए सोल्वेबल है, x के लिए सोल्वेबल है तो यहाँ पे मैं x लिख दूं, ठीक है, और जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आएगा वो किसका फंक्शन होगा, p और y का, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, f ऑफ p, y, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, यहाँ पे किया, ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो किस किस का फंक्शन आएगा, p का, ठीक है, y का, और dp अपॉन dy इसका आएगा, है ना। और ये देखो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई, 1/p की, ये 1/p की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई एक, ठीक है, एक इक्वेशन ये थी, इसको सोल्व करके एक जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो ऐसे आएगा, फाई ऑफ p y c इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, यानी जो सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो p प्रेजेंट होगा, एक y प्रेजेंट होगा और एक c प्रेजेंट होगा, और जो गिवन इक्वेशन है उसमें क्या है, x p y, तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके किसको एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट व्हाट, p फ्रॉम 1 and 2 एंड यू कैन गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके, क्लियर है। अब इसे पहले वाला क्वेश्चन हो उसको ट्राई करना है एक बार, उसमें हमारे पास ये था x इज इक्वल टू वाई प्लस पी स्क्वेयर, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई प्लस पी स्क्वेयर। क्या जरूरी नहीं है सोल्व हो, है ना, जरूरी नहीं सोल्व हो, लेकिन जो फर्स्ट तुम्हारे दिमाग में आए वो तुम्हें यूज करना है, ओके। तो यहां से करेंगे तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, x इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस वाई, यही है ना, तो ये जाएगा dx अपॉन dy। यहाँ पे ध्यान रखें डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं करना, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो ये जाएगा तुम्हारे पास 2p इंटू डी पी बाई डी वाई, और y का क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या करो, p के जो वेरिएबल है उनको एक तरफ, बाकी सारी टर्म को एक तरफ, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1/p, तो 1/p माइनस 1 इज इक्वल टू 2p इंटू डी पी बाई डी वाई, है ना, y। और अब क्या करो, ये हो जाएगा 1 माइनस p अपॉन p इज इक्वल टू 2p इंटू डी पी बाई डी वाई। अब क्या करो, इस डी वाई को तो इस तरफ लेके चले जाओ और इसको इस तरफ, तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई आ जाएगा 2p स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस p इंटू डी पी, और अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा तुम्हारे पास y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, डिवाइड करके, इसका इंटीग्रेशन बोला था ना मैंने, इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन। लैग्रेंज इक्वेशन हम जब पीडी डिस्कस करेंगे, पीडी पढ़ते हैं हम, उसमें भी आती है लैग्रेंज इक्वेशन, उसमें भी हम उनको सोल्व करते हैं, तो वो देखो हम कैसे करेंगे, ओके। तो 3 मेथड आगे समझ में। अब देखो लैग्रेंज वो स्पेशल टाइप की इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, देखो लैग्रेंज
इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स इंटू फंक्शन ऑफ p प्लस फंक्शन ऑफ p इज नॉन एज लैग्रेंज इक्वेशन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, y इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ पी प्लस जी ऑफ पी, ठीक है। जो बुक ले रखी है तुमने उसमें ऐसे भी लिखी हो सकती है, ओके। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? y इज इक्वल टू एक्स पी स्क्वेयर प्लस पी, क्या पहले बताओ लैग्रेंज इक्वेशन है ना? इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे इसको बताओ। फर्स्ट स्टेप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन से आप कुछ नया भी सीखोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है ना, तो कौन सा रूल लगेगा? u इंटू वी, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x रिस्पेक्ट में, तो x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस, अब की बार p स्क्वेयर एज इट इज और x का 1 है ना, फिर प्लस यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास p, और p का विद रिस्पेक्ट डी पी बाई डी एक्स, ओके। तो अब क्या करें हम, डी पी बाई डी एक्स है ना, उसकी टर्म तो एक तरफ रखे, बाकी सारी टर्म को एक तरफ। ये किसकी वैल्यू हो गई? p की। तो अब डी पी बाई डी एक्स की टर्म ये रही, एक तो ये एक ये है, ये एक्स्ट्रा है ना, तो इसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो ये जाएगा p माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या कॉमन ले लो? डी पी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे बच जाएगा 2px, ठीक है, प्लस 1 इंटू डी पी बाई डी एक्स, ओके। और अब यहाँ पे क्या करो, p कॉमन ले लो, यहाँ से p को कॉमन ले लो, तो ये जाएगा तुम्हारे पास p इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू 2px प्लस 1, ठीक है। और जो ये है ना फैक्टर डी पी बाई डी एक्स, इसको उठा के मैं इस तरफ लेके चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये dx बाई डी पी, डी एक्स बाई डी पी, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में इसके, कोई दिक्कत? ठीक है। एक तुमने इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है लोअर क्लास में कहीं भी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हो p ऑफ y, y का फंक्शन, सॉरी x का फंक्शन y इज इक्वल टू इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। लैग्रेंज तो नहीं, इसको +1 +2 क्लास में पढ़ा होगा, देखी हुई लग रही है। शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये तो देखी होगी। इसको सोल्व करना आता है तुम्हें? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सोल्व करते हैं इसको। तो क्या तुम्हें ऐसी इक्वेशन नहीं दिख रही वो? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो डी एक्स अपॉन डी पी ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू, ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसके अपॉन में लेके चला जाऊं, तो इसको इसमें ऐसे लिखता हूँ 2px अपॉन p इंटू 1 माइनस पी, ठीक है, प्लस 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस पी, ठीक है। अब इसको मैं इस तरफ लेके चला जाऊं तो ये जाएगा तुम्हारे पास dx अपॉन डी इज इक्वल टू, पी से p कैंसिल है ना, और इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस पी इंटू 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन पी इंटू 1 माइनस पी। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना, y की जगह क्या है? x है, और x की जगह क्या है? p है, और जिसका सोल्यूशन निकालते हैं ऐसे निकाल सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx, ऐसे इसका क्या आता है? सोल्यूशन आता है। अब निकालो इसका सोल्यूशन। नहीं समझ आया? ये ऐसे सोल्व करते थे इसको, तो ये मैं ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए तुम्हें, ठीक है। आ भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता, ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, आ भी सकता है, ठीक है। ये बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन दूसरा तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो तो नहीं होगा ना। कौन सा? वो तो छोटा है, उसमें तो पी को सी करना है, तो कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। वही आता है, वो तो मैंने बोला 80% तो वहीं से आता है कि पी को सी कर दो तो वहां से सोल्यूशन आएगा, और ऐसा ही पीडी में होता है, ओके। लेकिन कई बार ये भी तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आसान होगा, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझना, यहाँ पे तुम्हें
मेथड समझना है। क्वेश्चन तो मैं ऐसा भी उठा सकता हूँ जो 2 लाइन का हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेथड समझना है कैसे सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला था क्वेश्चन स्टार्ट हो, इसमें आप एक अलग सा तरीका देखोगे कि आप इक्वेशन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है ना, तो ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो -2/1 माइनस पी इंटू डी पी, क्योंकि y की जगह क्या है यहाँ पे, ठीक है, x की जगह क्या है यहाँ पे p है, तो ये जाएगा तुम्हारे पास ई रेज़ टू पावर -2 आगे log ऑफ 1 माइनस पी, तो इसको -2 को ऊपर लेके चले जाओ तो 1/1 माइनस पी का ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इसको सोल्व कर दो, सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, कर लोगे। तो ये होती है लैग्रेंज इक्वेशन। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैग्रेंज इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जैसे y के लिए सोल्व किया था ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में वो देगा नहीं। तो देगा नहीं तो जो नेक्स्ट इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है, क्लैरेट इक्वेशन। वो पीएचडी के एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है, पीएचडी के एंट्रेंस में भी पूछी जाती है, तो एमएससी के एंट्रेंस में से पूछी जाएगी ना। उसका मोटिव आपको फिल करना नहीं है, चेक करना है कि आपको आती है नहीं आती। तो कोई बच्चा ये इक्वेशन सोल्व करे या फिर क्लैरेट इक्वेशन को सोल्व करे, मेंटलिटी तो सेम ही होगी उसकी कि उसको वो भी आती है ये भी आती है ना। तो इसलिए जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है क्लैरेट इक्वेशन। जो क्लैरेट इक्वेशन है वो लैग्रेंज इक्वेशन की ही पर्टिकुलर फॉर्म है, ठीक है। तो किस फॉर्म की होती है बताओ क्लैरेट इक्वेशन, और ये लास्ट फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट 5th कैटेगरी है क्लैरेट इक्वेशन, ठीक है। आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, लैग्रेंज इक्वेशन बताओ पहले क्या थी, x इंटू फाई ऑफ पी प्लस साई ऑफ पी, है ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूं p, तो y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस साई पी, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे ना आप, कोई बच्चा बोलेगा सर किस मेथड से, इसी मेथड से सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाती है, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, यहाँ से सोल्व करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सोल्व करके इसको देखें। सोल्व भी मैंने करी हुई है वीडियो लेक्चर में, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से करेंगे तो जहाँ जहाँ p है वहाँ पे क्या रख दो c, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस फाई ऑफ सी। जैसे आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए भारी भरकम इक्वेशन देगा, वो ऐसे देगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस लॉग ऑफ p प्लस पी क्यूब प्लस ई रेज टू पावर पी एक्स प्लस पी रेज टू पावर 3, ठीक है, 4p रेज टू पावर 4 ऐसे दे देगा। ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, ब्रैकेट तो मैंने लगा दी अभी जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा इसको देखेगा तो इसको वो घबरा जाएगा इसको देख के, है ना, उसका मन नहीं करेगा इसको सोल्व करने का। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, जहाँ जहाँ p है वहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट, या तो a हो सकता है या फिर वो c भी हो सकता है, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, एंड दिस इज द लास्ट फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैरेट इक्वेशन। ओके, तो कितने मेथड पढ़े आज हमने, पहले बताओ कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, हैं? आज किया हमने फर्स्ट ऑर्डर हाइयर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और कल किया था फर्स्ट डिग्री और हाइयर ऑर्डर, ठीक है। आज ऑर्डर फर्स्ट है और डिग्री ज़्यादा है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। और कल ये भी डिफरेंस था कि जो हम कॉन्स्टेंट्स लेके चल रहे थे वो कोफिशिएंट्स जो लेके चल रहे थे वो कांस्टेंट थे, ठीक है। और जो आज है हमारे पास वो वेरिएबल भी है ना, जैसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हो, p का कोफिशिएंट x है, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। और बताओ इसे क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्लैरेट इक्वेशन से, या सिंपल सी इक्वेशन जो y, p और x के लिए सोल्वेबल हो, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन तुमने हर कैटेगरी के करने हैं, तो ये टॉपिक वहाँ से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर एग्जाम में के क्वेश्चन भी आपको रखने हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन तो सोल्व करने ही हैं, वहाँ से आपको ये भी टिक करना है कि आप मुझे भी बता सकते हो कि सर पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस टॉपिक से पूछा गया था जो हमारा कवर नहीं हुआ है, ऐसे भी आप हम मुझे बताओगे। ओके, और जितना हो सके मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के तरीके। ओके।